और स्टॉर्म की तरह काम करती हूँ, तो आप एक बार मेरे क्षेत्र में विज़िट कर लीजिए। जिन लोगों का ये कहना है उनके लिए बोल रही हूँ। एक बार आके फ़ेस टू फ़ेस मुझसे मिल लीजिए, बातें कर लीजिए कि वंदना अपना काम खुद करती है, तो लॉक नहीं लगेगा। वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, बुक्स भी होंगे और लाइब्रेरी ओपन भी रहेगा। ये मेरा मतलब क्या बताऊँ, मेरा ये चैलेंज है कि कोई लॉक लगा के देखे। ये वंदना यादव का लाइब्रेरी अगर जिसके अंदर टैलेंट है और पढ़ लिख जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके सामने खड़े होने लायक बन जाएगा ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछने लायक हो जाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, गरीब बच्चों को हम इसी तरीके से ऐसा करेंगे, उनको शिक्षा, ये जितने आंगनबाड़ी होते हैं जो 1 से लेके 5 तक जो भी हैं, वो सारा इनका सेट चाह रही हैं। क्या ऐसा घटना हुआ कि शिक्षा पर आपने फोकस किया? जैसे मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, तो मैंने जो हमारे जो क्षेत्र के छोटे मोटे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादा यहाँ पे पहले मतलब रहा नहीं करती थी। तो मैंने देखा कि एक टीचर बैठे हुए थे और 2-3 बच्चे उनको पंखा ऐसे कर रहे थे। गर्मी का मौसम, आज के डेट में बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस भी किया कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड हंसने लग पड़े, बोले कि अरे ये तो तुम अभी देख रही हो, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और कुछ बच्चे पानी लेके आ रहे थे ऐसा। तो मैंने सोचा कि ये पे टीचर पढ़ाने आए हैं कि ये सब करने के लिए आए हैं। तो मेरे ये जो बात थी ना, मेरे माइंड में चलने लग गई कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। और सच बताऊँ तो यही मेरा फर्स्ट टाइम था जो मेरे को हिम्मत दिया था। ये घटना जो थी ना मेरे साथ हुआ था, इससे मेरे को बहुत कुछ मैंने सीखा। मेरे को लगा कि मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मैं कर पाऊँगी, जितना मुझसे होगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़ जाएगा मैं करूँगी। सरकारी विद्यालयों पर ध्यान आपका ले जाना चाहती हूँ। स्कूल तो है, बिल्डिंगें हैं, मगर टीचर हैं और टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इस पर क्या कहिएगा? वो क्यों पढ़ाएंगे, उनकी सैलरी तो आ रही है। अब प्राइवेट स्कूल में जाके देखो, वहाँ पे टीचर अपना काम ईमानदारी से क्यों करते हैं। अगर वो अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगा। और बच्चे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, बच्चे स्कूल में आए या ना आए, इनकी सैलरी तो आनी है ना, ये तो कंफर्म है कि सैलरी आनी है। प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर्स की सैलरी कैसे बनेगी। तो वहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको ये बुक्स लेके आने हैं, आपको एग्ज़ाम की ऐसे मतलब प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। टीचर आराम से बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, आराम से छाए में, मैं तो बोलती हूँ नीम के पेड़ के नीचे आराम से बैठ के अपना टाइम काट रहे हैं। बच्चे आए या ना, क्योंकि उनकी सैलरी टाइम पे तो आ रही है ना। जब सैलरी रोक दी जाए तो फिर आप देखिए इनके अंदर कितनी तिलमिलाहट आती है। करना क्या चाहिए कि ताकि वो बच्चे जिनका सपना होता है कि मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर अच्छा कर्मचारी या अच्छा अफसर बन सकूं, आखिर वो लोग टीचर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं उन गरीब बच्चों को, या जो पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? देखिए, वही एक तो मैंने कि उनको भाई उनका जो सैलरी है उनको टाइम पे मिल जा रहा है, सबसे पहली बात यही है। दूसरी ये है कि सोच रहे समाज के गरीब बच्चों का कोई है, कुछ भी उनका कुछ भी मतलब वैल्यू ही नहीं है। गरीब बच्चों को कोई मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। उनके अंदर टैलेंट होने के बाद भी उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये हम जो हमारे चोर चपाट नेताएं हैं ना, इन्हीं से सवाल करने लग जाएंगे, है ना। और कई सारे लोग इसमें से बाहर निकल के आएंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाएंगे। हमारा क्षेत्र, हमारा समाज भी बहुत आगे जाने लग जाएगा। तो फिर लोगों को तो भाई खटकेगा। इनको लग रहा है कि नहीं, इनको इसी तरह से दबाते जाएं, और सदियों से ये होते आ रहा है। तो ऐसे करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, और ये जो नेताएं हैं वो राज करते जाएंगे। इसी चक्कर में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हाँ, मतलब जो भी गरीब बच्चे, अगर जिसके अंदर टैलेंट है और पढ़ लिख जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके सामने खड़े होने लायक बन जाएगा ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछने लायक हो जाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, गरीब बच्चों को हम इसी तरीके से ऐसा करें कि उनको शिक्षा ही ना मिले। और पैसा तो है नहीं कि वो जाके बाहर यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा सके भाई, या फिर कहीं अच्छी सिटी में एडमिशन करा सके। मतलब आपको पता होना चाहिए, बिहार सरकार ने जो आपने प्राइवेट स्कूलों की बात की, जहां प्राइवेट स्कूलों में प्ले स्कूल होते हैं, वहीं पर अपने सरकारी संस्थाओं में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। उसके बाद में 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा होती है, कॉलेज शिक्षा होती है। ये सारी जो शिक्षाएँ की व्यवस्था सरकार ने इतनी अच्छी बना रखा है, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो चलने नहीं देते हैं? इसमें बहुत सारा मतलब ग्रुप बना हुआ है। इसमें एक लोग नहीं है, बड़े मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके आपको ऊपर तक मिल जाएंगे। सभी लोगों का जकड़ बना हुआ है, इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होने वाला है। आंगनबाड़ी में तो वहाँ पे तो लॉक पड़ा रहता है, वो अपने घर में अपना काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चे आते ही नहीं हैं। मैंने खुद विज़िट किया था आंगनबाड़ी में, तो मैंने देखा था कि जो वहाँ के शिक्षक जो भी थी वो अपने घर पे थी और वहाँ पे लॉक पड़ा था। फिर मैंने वहाँ पे बंदों को भेज के बुलवाया, तब पता चला कि अरे बच्चे तो मेरे घर पे ही आके पढ़ लेते हैं। जो 1 से 5 की बातें
बातें आप कर रहे हो। वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने विजिट किया था सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठा दिया गया था और कुछ टीचर्स गप लगा रहे थे और कुछ क्लासों में ताला लॉक किया गया था। मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई? तो बोल रहे हैं कि मैम बहुत सारे बच्चे नहीं आए हुए थे तो हमने सोचे 1 2 3 5 सबको एक ही में बैठा के, ये ऐसे कैसे पढ़ाई होगी भाई? 5 का बच्चा 1 क्लास के कैसे साथ में पढ़ सकता है? तो फिर मैंने वहाँ पे वही फटकारा वगैरह किया। मतलब मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, मतलब इतना गंद पड़ा हुआ है ना कि इसको ठीक करने के लिए बहुत लंबा जर्नी चाहिए। इतना सारा सरकार का सिस्टम है, जांच भी होती है, आप तमाम आरोप लगा रही हैं। अगर जांच होता है तो आखिर ये कौन लोग होते हैं कि जो लीपा पोती कर लेते हैं, सफाई कर देते हैं? ये जो लोग भी हैं ना, इनकी पूरी सेटिंग है, ठीक है, इनका पूरा पैसा बंधा हुआ है। और ये जितने आंगनबाड़ी होते हैं जो 1 से लेके 5 तक जो भी हैं, वो सारा इनका सेटिंग है भाई, इतना पैसा लेना है और इस पे काम करना है। तो इनका काम सिर्फ पैसों के साथ ही हो जाता है, इसलिए सारा लिपापोती कर डालते हैं। वो लोग कहते हैं कि वंदना जो है वो रबर स्टंप की तरह काम करती हैं, वो तो एक प्रतिनिधि है, काम तो कोई और करता है। अच्छा, तो रबर स्टाम्प की तरह काम कर रही हो, मतलब मैं कर रही होती तो आप यहाँ बैठे ही नहीं होते। सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि आप भी आए हो तो कुछ मेरे बारे में जान के ही आए हो, होमवर्क करके ही आए हो, ठीक है। और रही बात मैं रबर स्टम्प की तरह काम करती हूँ तो आप एक बार मेरे क्षेत्र में विज़िट कर लीजिए। जिन लोगों का ये कहना है उनके लिए बोल रही हूँ, एक बार आके फेस टू फेस मुझसे मिल लीजिए, बातें कर लीजिए कि वंदना अपना काम खुद करती है या फिर क्या करती है, ठीक है। उन राज्यों की जो पंचायती राज व्यवस्था या जिला परिषद की व्यवस्था और अपने बिहार की जिला परिषद की व्यवस्था में कितनी अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है, कहते हैं ना ज़मीन और आसमान की। क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं हमारे, वो एजुकेटेड होते हैं, तो वो अपना काम खुद करते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के 90% लोग जो भी मतलब जो चुनाव जीत के आते हैं ना, वो पावर में होते हैं। पहले तो देखिए फंड और ये सब चीज़ें तो साइड हैं, क्योंकि आपका पावर भी इतना ज़्यादा होता है कि आप पावर के थ्रू भी बहुत सारा काम कर सकते हो। तो वो लोग वही कर सकते हैं जिसको उस चीज़ की नॉलेज हो, बोल सके, कर सके। तो शहर में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होते हैं, तो इसलिए उनका हमसे तो ज़्यादा बेहतर रहना ही है। हमारे समाज में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट होते हैं 90% तो अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो फिर क्या ही काम करेंगे। उनके प्रतिनिधि कूद रहे होते हैं, पूरे समाज में, क्षेत्र में पूरा कूद रहे होते हैं कि हाँ मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। उनके पास तो पावर होता नहीं है, वो क्या ही कर सकते हैं। तो हमारी जो जनता होती है ना, इसी भ्रम में पूरा समय उनका ख़राब हो जाता है। वादे इतने बड़े बड़े कर कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पावर से भी अभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारा रूल चेंज भी कर दिया है। क्योंकि आपका बैठक भी होता है, वहाँ पे प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अगर अनपढ़ हो, पढ़े लिखे, उससे कोई मतलब नहीं, आप ही को जाना है। तो आप माइक ही नहीं पकड़ पाओगे तो आप क्या अधिकारी से बात करोगे? पहले ये आप बता दो ना। आप माइक की बात की तो हम आपको, ऐसा क्या हो गया था कि आप अधिकारियों से लड़ बैठी थी, शिक्षा पर सवाल करने लगी थी, बोलती हैं टीचर दबंग है? आखिर ये कौन लोग दबंग होते हैं? देखिए, जब मैं भी क्षेत्र में विज़िट की थी तो मुझे कुछ जैसे हेडमास्टर होते हैं ना, उन लोगों ने मुझे बताया। मैंने बोला कि ये टीचर्स पूरे क्यों नहीं आए हैं? तो उन्होंने बोला कि मैम हम क्या करें, ये अपना दबंगई दिखाते हैं, हम अगर कुछ बोल भी रहे हैं, जैसे हेडमास्टर ने मुझसे ये बातें कहीं। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो बोले कि नहीं, वो फ़ोन करने पर बोलते मतलब उन्हीं को डांटते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने नाम वगैरह नोट किया और फिर मैंने बोला कि इस बात को मैं बैठक में रखूँगी कि भाई जब दबंगई चलेगा तो फिर शिक्षा कहाँ चलेगा। तो फिर मैंने जो शिक्षा अधिकारी है, मैंने ये बहुत पहले उनसे 2-3 साल पहले से कंप्लेन कर रखा है कि आप विज़िट करो, क्योंकि जो छोटे स्तर के लोग हैं उनसे तो वो डर नहीं रहे हैं, हेडमास्टर को भी डरा रहे हैं। और मैं भी कितना करूँ, अपने स्तर से जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। तो वो बार बार अपने मेरी बातों को वो पीछे कर रहे हैं, ऐसे करके कई बार मैंने बैठक में, फिर उस दिन मैंने बहुत अच्छे से आड़े हाँक दिया मैंने उनको। तब मेरे को वहाँ पे डीडी सर ने भी सपोर्ट किया। कब तक आएंगे वो अधिकारियों के साथ, आप विजिट करेंगे? हमारी टीम भी आपके साथ उस दिन का विजिट करना चाहता है। बिल्कुल, अभी तो मैं उस पर काम कर रही हूँ और अभी मेरा कॉल कंटिन्यू उनको जा रहा है कि अभी मैं जितना जल्दी करा सकूं, जितना अभी नेक्स्ट बैठक से पहले मैं ये काम करूंगी कि मेरे क्षेत्र में उनका विजिट होना ही होना है, वो तो मैं करवा के रहूंगी। वंदना, आपका लगभग 3 साल का कार्यकाल हो गया और 3 साल में ऐसा कौन सा वर्क की है जिससे आपको जस्टिफिकेशन मिला हो? ऐसा तो बहुत सारा काम है, जैसे मैंने शौचालय बनवाया है और रोड सड़कें, तो ये सब तो बनती रहती हैं। काम तो बहुत हुआ है, मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो काम है ना वो होते ही रहता है, उसमें कोई वो नहीं है। और यही शौचालय मैंने इसलिए ज़्यादा, मतलब शौचालय मेरे को लग रहा है 7-8 तो बनवा ही दिया है मैंने। तो क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि घर में शौचालय होने के बाद भी लोग उसको लॉक लगा के रखते हैं
और गंदा नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने मतलब होता है ना समाज से बाहर थोड़ा कि हाँ वहाँ पे लोगों का ज़्यादा मतलब यूज़ हो सके और गंदगी कम फैले, तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारा शौचालय का निर्माण करवाया है। ना आप बातचीत में कह रही थी कि जब हम लोग रफली बातचीत कर रहे थे तो आपने एक जिक्र किया लाइब्रेरी का, तो वंदना यादव का भी लाइब्रेरी उसी टाइप का बनेगा जो सरकारें और जनप्रतिनिधियों का लाइब्रेरी बनता है? जी नहीं, वंदना यादव का काम तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मेरा हर एक काम वंदना यादव जैसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं सदन में ऐसे बोल सकती हूँ तो ये क्षेत्र के लोगों का सोचो क्या क्या करूँगी। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी बनेगी ना तो लॉक नहीं लगेगा, वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, बुक्स भी होंगे और लाइब्रेरी ओपन भी रहेगा। ये मेरा मतलब क्या बताऊँ, मेरा ये चैलेंज है कि कोई लॉक लगा के देखे। ये वंदना यादव का लाइब्रेरी होगा, कोई ऐसा वैसा लाइब्रेरी नहीं होगा। वंदना यादव दबंग है क्या कि हर जनप्रतिनिधियों से लड़ जाती हैं, अधिकारियों से लड़ जाती हैं अपने कार्यों को लेकर, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, दबंग एक अपने आप में अलग बात हो जाएगी, है ना। तो वो दबंगाई नहीं है मेरे अंदर है ना कि आप जब प्योरिटी से काम करते हो ना, रॉयल्टी से काम करते हो ना, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके सामने कोई भी खड़ा हो, नरेंद्र मोदी ही क्यों ना, ठीक है। तो जब मैं राइट हूँ तो मैं क्यों किसी से लड़ूँ, मैं क्यों डरूँ किसी से। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगर रॉन्ग, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई लालच है या लोभ है, मैंने किसी के कुछ लूटा हो पाटा हो, तो मुझे डरने की ज़रूरत है। मैं अपने आप में सही हूँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत। कोई भी रिश्ते में भी आप देख लो, मैं अपने हर एक रिश्ते में 100% देती हूँ, तो मैं अपने यहाँ भी 100% दे रही हूँ, तो मैं किसी से डरने का तो मेरा सवाल ही नहीं पैदा